हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और आए भी है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, सारा सवाल आपको बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैच करेगा। ये लेसन का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे लेसन है, सभी लेसन का यहाँ पे मर्ज किया गया है और इसमें 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपदा प्रबंधन 6 नंबर का सवाल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, 2-2 नंबर का आता है और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना और जो मैं बताऊंगा अगर आपके पास कॉपी में लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो कॉपी में जरूर लिखना, स्क्रीनशॉट लेना, पढ़ लेना। अब एक बार मैं समझा भी दूंगा इसको, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और रटने की जरूरत नहीं, एकदम समझने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन आपके पास आसपास में होने वाले जो आपदा है, सुनामी, बाढ़, इस टाइम में हमको क्या करना चाहिए, कैसे आता है, ये सब के बारे में जानना है। वो रटने की कोई चीज़ ही नहीं यहाँ पे, बस सिर्फ समझना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसी सवाल को ऐसे पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। दोनों सवाल सेम है और दोनों का आंसर, सवाल अलग अलग पूछ रहा, आंसर एक ही है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। देखिए आंसर, आपदा कोई भी हो, कोई कैसो भी आपदा हो, किसी तरह की भी आपदा हो, चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, तूफान हो, चक्रवात, जो भी हो, आपदा कोई भी हो, उसका प्रबंधन अनिवार्य है। मतलब प्रबंधन मतलब इंतजाम, सही से इंतजाम हो सकता है ना। आपदा के कारण भी हम सही से खा सके, पी सके, अपना जीवन बिता सके, कभी कभी आज तो ऐसा। ठीक है, आपदा से ना सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध होता है, अगर आपदा आ गया तो विकास कार्य नहीं रुकता है, बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है, विकास होना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ बन रहा, कोई चीज़ निर्माण हो रहा, आपदा आ गया तो निर्माण होना बंद हो गया, विकास नहीं हो पा रहा। बल्कि विकास कार्यों में जो चीज़ व्यवधान उत्पन्न होता है, बहुत सारे बाधा उसमें उत्पन्न हो जाता है। फिर भी यद्यपि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। यानी कि आपदा प्रबंधन में जो भी व्यवधान उत्पन्न होता है उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर, नेशनल स्तर और राज्य स्तर पर भी प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास से ही कुएं खुदाई की जा सकती है। अगर सुखाड़ प्रबंधन आ गया, ठीक है, उसको कंट्रोल, सुखाड़ है तो सुखाड़ प्रबंधन को कैसे कम करना है, तो उसके लिए अगर कुआं भी खोदना है तो सभी से मशवरा लेना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास से ही कुएं खोदे जा सकते हैं। भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण के लिए कार्य किया गया है। अगर भूकंप प्रबंधन हो रहा तो भूकंप के लिए क्या प्रबंधन किया जा सकता है कि उसको बताया जाता है नए तकनीक से घर का निर्माण किया जाए, पिलर वगैरह डाला जाए इसमें, है ना, ताकि भूकंप आए तो इस पर कुछ उतना असर ना पड़े। और जब पिलर वगैरह नहीं डालेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि घर गिर सकता है, फिर आपकी जाने जा सकती है। क्लियर है? इतना सवाल लिखेंगे तो अगर 2 नंबर का सवाल रहेगा तो 2 नंबर मिलेगा और 3 नंबर का सवाल रहेगा तो 100% आपको 3 नंबर मिलेगा। चलो सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। ये है सवाल नंबर सेकंड। सवाल देखिए, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। ठीक है, बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा, देखो इसको मैं जो अंडरलाइन किया हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं कलर किया हूं। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा, सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होने के कारण आती है। जाहिर सी बात है, बाढ़ कैसे आती है, तो सिंपल से बोलेंगे सर ज़्यादा बारिश होती है, अधिक वर्षा होती है तब बाढ़ आती है। कि बिल्कुल अधिक वर्षा के कारण क्या होता है, जब नदियों में जल संग्रहण की क्षमता से अधिक हो जाता है, यानी कि नदी में जो बाढ़ जमा करने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा पानी हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो अब क्या होता है, जल जो है नदी तट से, नदी का जो बांध बना हुआ है नदी तट से ऊपर उठ जाता है। जो नदी का, ये नदी है, अब नदी का जो क्षमता है पानी का उससे ज़्यादा पानी भर जाता है तो नदी तट से क्या होता है, पानी ऊपर उड़ जाता है, या तो उसको कभी कभी तोड़ भी देता है। देखे होंगे नदी का बांध तोड़ दिया, पानी भर जाता है, तो या तो नदी के ऊपर से पानी बहना शुरू होता है और उसके आसपास जो समीप क्षेत्रों है, उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पे पूरा पानी क्या होता है, फैल जाता है और उस कारण वहाँ पे क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। मतलब बाढ़ के मतलब ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तान में एक ही बार बाढ़ आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नदी के किनारे जो घर बसा हुआ है, ठीक है, घर बसा हुआ है, अब अगर पानी हुआ, नदी बह गया, टूट गया, फूट गया, तो इस गांव में पूरा पानी भर गया, घर डूब गया, आधा घर डूब गया, गाड़ी डूब गया, तो उसके लिए यही बाढ़ समझा जाता है। क्लियर है? तो समझ गए, इजी है। बाढ़ कैसे आती है, जब अधिक वर्षा होती है तो नदियों
नदियों का जल जो है संग्रहण जो उसकी क्षमता अधिक हो जाता है, और इससे क्या होता है नदी जल तट से ऊपर उठकर या तोड़ फुड़ कर समीप क्षेत्रों में फैल जाता है, उसको क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। क्लियर है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2-3 बार इसको खाली मन से पढ़ लेना, मन से पढ़ना है ना, जबरदस्ती नहीं, एकदम मन लगे तब पढ़ना, सुबह सुबह उठ करके 1-2 बार जरूर पढ़ने इसको, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। ओके, तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी, कि भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं, और प्रमुख भूकंपीय तरंगों का नाम आपको लिखना है, ये पूछ रहा। ठीक है, तो आंसर देखिए, उसका उत्तर क्या है, भूकंप के दौरान पृथ्वी मतलब पृथ्वी के अंदर कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस तरंगों को क्या कहते हैं, भूकंप तरंग कहते हैं। तो भूकंप तरंग यानी कि भूकंप के दौरान, जिस टाइम भूकंप आते हैं ना, उसी दौरान जो है पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती है, और इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं, भूकंप तरंग कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में सवाल आ सकता है। ठीक है, अब भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिया मैं, प्राथमिक तरंग जिसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी जिसको द्वितीय तरंग बोलते हैं, और दीर्घ तरंग लॉन्ग L से इसको। तो याद रखना, प्राथमिक मतलब प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी, तो इसलिए P से, द्वितीय मतलब सेकेंडरी, और दीर्घ मतलब क्या होता है, लॉन्ग, इसलिए L से यहाँ पे। तो ये तीनों को याद रखें। तो ऑप्शन कभी कभी ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन प्राथमिक तरंग है, P, S, L ऐसे दे देगा। तो P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, L फॉर लॉन्ग। प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय, लॉन्ग मतलब दीर्घ। ओके, ये तो खैर बहुत ईजी से सवाल था, मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। चलो सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं, और ये सवाल नंबर 4 आपके सामने है जी। भूकंप के केंद्र एवं अधिक केंद्र के बीच अंतर क्या है। भूकंप केंद्र यानी कि भूकंप केंद्र या भूकंप के केंद्र जो बोलो, है ना, और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। तो सिंपल से दोनों का डिफिनेशन बताता हूँ मैं। भूकंप केंद्र कहते हैं भूपटल के नीचे, यानी कि जो जमीन पे हम रह रहे हैं ना, जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसके नीचे, भूपटल के नीचे वह स्थल, वह जगह जहाँ भूकंप एक कंपन भूकंप में, जहाँ भूकंप कंपन प्रारंभ होता है, जहाँ जो है कंपन प्रारंभ होता है, ये भूकंप हटा दो। तो भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ कंपन प्रारंभ होता है, या भूकंपीय लिखे यहाँ पे, भूकंपीय कंपन, भूकंपीय, ठीक है, भूकंपीय। तो भूपटल यानी कि जमीन के नीचे वह जगह जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, उसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। यानी कि जहाँ से भूकंप शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से भूकंप होना शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। ऐसे ही पता चला भूकंप केंद्र जहाँ से शुरू हो रहा। और अधिक केंद्र किसको कहते हैं, भूपटल पर वह केंद्र। देखो, ये भूपटल के नीचे, जमीन के नीचे होता है भूकंप केंद्र, और भूपटल पर मतलब जमीन के ऊपर, भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है। सबसे पहले जहां पे अनुभव होता है कि हाँ भूकंप आने वाला है, आएगा, आ गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र बोलेंगे। क्लियर है। तो भूकंप केंद्र कहते हैं जमीन के नीचे, भूकंप केंद्र कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है, नीचे में, और भूकंप अधिक केंद्र जमीन के ऊपर। तो भूकंप के जमीन के नीचे मतलब जहाँ पे भूकंप जो है प्रारंभ होता है, जहाँ भूकंप जो है कंपन करना, जहाँ भूकंप जो है कंपन करना शुरू करता है, जहाँ भूकंप कंपन करना शुरू करता है उसको क्या बोलेंगे, भूकंप केंद्र बोलेंगे। और भूपटल पर जहाँ सबसे पहली बार सर्वप्रथम अनुभव होता है तरंग का, भूकंप के तरंग का जब सबसे पहले अनुभव होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र बोलते हैं। समझ में आ गया आपको, ईजी था 4 नंबर सवाल। चलो 5वां पढ़ते हैं, और 5वां भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ना, कम से कम वो सभी लोग को सभी वीडियो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करते हैं। देखो, जो मैं सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको जो भी सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्टिव कहीं नहीं कहीं किसी न किसी बोर्ड में किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सभी बोर्ड के लिए, चाहे यूपी, बिहार, झारखंड, किसी भी बोर्ड को, सभी के लिए एक सवाल रहता है। ठीक है, साइंस, सोशल, मैथ सभी के लिए इक्वल है, ग्रामर, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी हो। 5वां सवाल है भूस्खलन के 5 कौन से रूप है। भूस्खलन लोग क्या समझते हैं, भूस्खलन के मतलब होता है मिट्टी खिसक जाना। भू मतलब भूमि, स्खलन मतलब खिसकना। तो जहाँ से मिट्टी खिसक जाता है उसको क्या बोलते हैं, भूस्खलन। देखे होंगे घर बना हुआ है और नीचे मिट्टी खिसक गया, तो मिट्टी खिसका तो घर भी धड़ाम से नीचे गिर गया गड्ढा में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। या तो कभी कभी ऐसे भी देखेंगे, आप जा रहे हैं और कहीं पे खड़े हैं तो मिट्टी वहाँ पे कमजोर पड़ी और धंस गए मिट्टी, आप भी नीचे चले गए, तो उसको बोलते हैं भूस्खलन। मतलब मिट्टी क्या हो गया, स्खलन हो गया, वहाँ से खिसक गया। तो 5 रूप कौन कौन से हैं भूस्खलन के? 5 रूप निम्नलिखित है। वर्षा का पानी के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। ठीक है, यह है भूस्खलन का जो रूप है वो क्या है, 5 रूप है कि वर्षा का पानी
के साथ मिट्टी और कचरे का नीचे आना। देखते होंगे वर्षा का पानी जब जहाँ पे होता है तो देखते हैं बहुत जगह खेतों में छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है और वर्षा का पानी उसमें जाता है, तो ये भूस्खलन के कारण ऐसा होता है। दूसरी बात है कंकड़ पत्थरों का खिसकना, और जहाँ पे देखो कंकड़ पत्थर भी खिसक गया, पहाड़ वगैरह में देखते हो कंकड़ पत्थर भी खिसक गया, नीचे चला गया, धंस गया, तो वो भी भूस्खलन के कारण होता है। कंकड़ पत्थर का गिरना, अगर कंकड़ पत्थर गिर रहा, बहुत से देखे होंगे कि पहाड़ है ना, और सड़क बना हुआ, वीडियो वगैरह भी देखेंगे बहुत सारा कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो सड़कें बनी हुई है, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह देखें तो वहाँ उत्तराखंड में हमेशा सुनते आते कि बस जो है खाड़ी में गिर गया, तो बस खाड़ी में कैसे गिर जाता है, कभी कभी भूस्खलन भी हो जाता है और एक तो कभी अनबैलेंस भी हो जाता है। तो भूस्खलन होता है तो मिट्टी पूरा रोड क्या होता है नीचे गिर जाता है, तो वो भी क्या है मतलब कंकड़ पत्थर जो गिर गया। चट्टानों का खिसकना, चट्टान भी अगर खिसक जाएगा तो भी मामला हल हो जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा ना। और चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, ठीक है। कंकड़ का खिसकना, कंकड़ का गिरना, ये तो ऐसे याद हो गया। चट्टान का खिसकना, चट्टान का गिरना, कंकड़ का खिसकना, कंकड़ का गिरना, और वर्षा पानी के कचरे के साथ नीचे जाना, ठीक है। तो ये याद हो गया हो। चलो 6 नंबर सवाल पढ़ो। ये है 6 नंबर सवाल, बहुत इंटरेस्टेड सवाल है कि भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करें। तो ये अपने ज़िंदगी से रिलेटेड, ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ना, ये जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये सब मतलब जैसे जो आपदा जो प्रबंधन है वो सभी आपके जीवन से, हमारे जीवन से रिलेटेड है कि कभी भी ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आपके ये जो सिलेबस में शामिल किया गया है। तो भूकंप के प्रभाव को कम करना अगर है तो क्या कर सकते हैं कि भूकंप मेरे तरफ कम हो, हम भूकंप से इफेक्टेड ना हो, बच सकें। तो है भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आवास निर्माण का भीषण क्षति को कम किया जा सकता है। अगर भीषण क्षति कब होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान कब होगा, अगर बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और भूकंप आया, बिल्डिंग गिर गया, सबसे बड़ा नुकसान उसमें आदमी रहे तो आदमी चला जाएगा, जान माल की क्षति हो जाएगी, जो भी उसमें धन दौलत है सबके सब चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा यह है कि आवास निर्माण का भीषण क्षति सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि अगर भूकंप से रोड गिर गया, टूट गया, तो उतना क्षति नहीं होगा, तो बन जाएगा, सरकार का पैसा चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बड़ा महल बना हुआ है, घर बना हुआ है, तो जान तो माल तो जाएगी, जान भी चली जाएगी। तो ये है। अब देखो 4 उपाय ये है कि भवनों को आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भवन, जब भी बनाना चाहिए तो आयताकार, मतलब वर्गानुसार नहीं चलेगा, बेहतर होगा आयताकार बनाइए, ठीक है। और नक्शा साधारण होना चाहिए, ज़्यादा झोल झाल नहीं, एकदम साधारण नक्शा होना चाहिए जो कि आयताकार हो, ठीक है। दूसरा बात है मकानों की नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो मकान बना रहे हैं, शुरुआती में जो मकान जहाँ पे बुनियादी डालते हैं, जहाँ पे पिलर वगैरह डालते हैं, एकदम कस के, एकदम जोर से, बहुत ही मजबूत वहाँ पे बनाने की जरूरत है। मजबूत रहेगा चूंकि बुनियाद क्या बोलते हैं, जड़ अगर मजबूत है तभी तो सब कुछ मजबूत रहेगा, है ना। तो वो जड़, ये मकान का जो नींव जहाँ पे बुनियाद डालते हैं जी, ठीक है, तो वही हुआ मकान की नींव को मजबूत और भूकंप अवरोधी। तो मजबूत कैसे होगा, जब आप मकान बनाओगे, मकान बनाने के बाद जो पिलर दोगे, नीचे देखे ये भी कंक्रीट से ढालते, यहाँ भी डालते, यहाँ भी डालते हैं, इसके ऊपर फिर 5 फुट उठता है, 3-4 मीटर उठता है, 3-4 फीट उठता है, फिर उसके बाद फिर कंक्रीट ईटा से डालते हैं, छड़ वगैरह रड वगैरह डालते हैं, इस तरह से मजबूत होगा, ठीक है। लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट होने की कलम की जरूरत है। मतलब कि लंबी दीवार अगर बना रहे तो उसके लिए सहारा देने के लिए आप ईंट का इस्तेमाल कीजिए, पत्थर का इस्तेमाल कीजिए, कंक्रीट के कलम मतलब समझ रहे ना, पिलर जो होता है ना, पिलर, उसको कलम बोलते हैं। तो पिलर में पत्थर हो, कंक्रीट हो, सीमेंट हो, बालू हो, इस तरह से छड़ हो, मजबूत कलम होगा, तब लंबी दीवारें आपकी टिक पाएगी, नहीं तो फिर भूकंप के कारण वो भी गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माण के पूर्व, किसका निर्माण, तो घर, सब यहाँ पे जो भूकंप के प्रभाव का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि घर को सही बनाना, ठीक है। इसलिए सभी घर के ही रिलेटेड दे रहा कि निर्माण के पूर्व स्थान विशेष की मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, तभी नींव का निर्माण कार्य होना चाहिए। मतलब जब आप घर बनाने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस मिट्टी, जहाँ पे आप घर बनाओगे, उस मिट्टी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये मिट्टी कैसी है। नहीं तो आप देखे होंगे जी, बड़ी बड़ी जब कंपनियां या फैक्ट्रियां जब बनती है तो उसकी ज़मीन को जो है ना, वैज्ञानिकों के द्वारा ज़मीन की मिट्टी को जांचा जाता है कि यानी कि इसके नीचे कहाँ तक मिट्टी मजबूत है, कहाँ तक कमज़ोर है। अगर मिट्टी सही है तो उसको बनाने के लिए इजाज़त देगा, नहीं तो फिर उसको मना कर देगा, आप यहाँ पर नहीं बनाओ, नहीं तो फिर नुकसान है। तो खैर घर वगैरह तो उतना बनाती ही है, लेकिन जैसे कि आसपास में घर बना हुआ है, इसका टुन्नू का, मुन्नू का, जुम्मन का, सबका घर बना हुआ है, तो बीच में सोचो चलो यार मैं ही बना लेता हूँ, है ना। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप भी चेक करवा लो, ठीक है। और नहीं तो बना सकते, उतना टेंशन नहीं है। जब सभी जगह घर बना हुआ है तो फिर स्ट्रॉन्ग ही होगा और आप भी बना सकते हो। तो बेहतर, सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो है ना,
विशेष मिट्टी का वैज्ञानिक जांच करें, तभी आप नींव का काम करें। क्लियर है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलो 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7 सवाल ये है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप वर्णन करें। आकस्मिक प्रबंधन मतलब होता है इमरजेंसी। आकस्मिक तो क्या होता है? इमरजेंसी। मतलब जब बाढ़ आ जाए तो इमरजेंसी में क्या क्या इंतजाम करना चाहिए, क्या क्या प्रबंध करना चाहिए इमरजेंसी में। ठीक है, तो देखो, बाढ़ के समय लोगों को बचाना एवं मवेशियों को तथा घर के सामग्रियों को निकालने की सबसे प्राथमिकता है। यानी कि अगर बाढ़ आ जाए तो आपका ऐसा नहीं कि घर छोड़ छाड़ के भाग जाओ, नहीं। बाढ़ अगर आ जाए तो लोगों को पहले बचाना है, अपने बचो और लोगों को भी बचाना है। मवेशियों का कोई जानवर वगैरह घर में पाल रहे तो उनको भी बचाना है। घर के जो इंपॉर्टेंट सामग्री है, जैसे धन दौलत अगर जमा कर रखे होंगे, पैसा वगैरह, उसको पहले निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप घर में रखा हुआ है बड़ा सा सील लोढ़ा, तो उसको उठा ले जाइएगा, उतना भारी कोई फायदा नहीं है हुआ। ठीक है, तो अब बेहतर होगा आप अपना जो माल दौलत है, जो धन दौलत है, पैसा वगैरह, उसको ले लीजिए। बाकी तो जानवर वगैरह निकाल लीजिए, है ना। पैसा से तो सब कुछ आ जाएगा, बाकी सब खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे खत्म हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, बैंक खाता हो तो ले लीजिए, क्योंकि बैंक नहीं कुछ हो सकता, खाता आपको कुछ हो सकता है। ठीक है, ATM वगैरह, मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी धन दौलत हो ना, आप निकाल लीजिए। सामग्री को निकालने की प्राथमिकता होनी चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बाद, अगर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया तो भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। जाहिर बात, पहले तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, उसके बाद उसके भोजन, पेयजल, पीने वाला पानी चाहिए, इसको खाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो उसकी दूध की भी व्यवस्था होनी चाहिए। महामारी से बचने के लिए भी गर्म जल प्रयोग करना चाहिए। किस टाइम? बाढ़ के टाइम, क्योंकि बाढ़ के टाइम में कितने जानवर लोग दह जाते हैं, मर जाते हैं। अब दह जाएंगे, मर जाएंगे तो उससे बदबू निकलेगी, गंध होगी, जिसके कारण महामारी फैल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए लोग क्या करें? गर्म पानी इस्तेमाल करें, गर्म भोजन खाएं। छोटे जगहों में मिलजुल कर रहने के लिए वातावरण बनाना चाहिए। जैसे छोटा जगह है, अब बोले नहीं यार यहाँ पे हम ही रहेंगे, तुम इस रूम में मत सो, हम इस रूम में नहीं सोएंगे, तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हम इसके साथ नहीं सोएंगे। करते हैं ना आप लोग, भाई भाई करते होंगे। तुम यहाँ सो रहा, चल हम यहाँ नहीं सोएंगे, भाग, तुम यहाँ सोता है, हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे, ये मेरा खराब दोस्त है, ऐसे उससे ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो छोटा जगह में रखे हुए एक अच्छा वातावरण बनाना है, जहाँ पे उसी को बोलते हैं आकस्मिक प्रबंध, इमरजेंसी प्रबंध करना। क्लियर है? चलो 7 नंबर हो गया। 8वां पढ़ते हैं और लास्ट पढ़ेंगे, और 8वां सवाल लॉन्ग है। ये देखो सवाल नंबर 8 है, बहुत अच्छा सवाल है कि, और ये लॉन्ग सवाल में आ सकता है 3 नंबर में, या तो 5 नंबर में सवाल आ सकता है। मेरे ख्याल से 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं। आप अगर जान रहे हैं, बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ जानते हो तो 2-2 पेज 3-3 पेज लिख दोगे, लेकिन नहीं जानोगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे। जानोगे कब? जब पढ़ोगे तब तो, है ना। कोई आदमी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जाना, कैसे जाना? पैदा होकर थोड़ी नहीं जान गया, वो पढ़ा है उसके बारे में, उनकी किताबें पढ़ी है उन्होंने, उनकी जीवनी पढ़ी है, तभी तो उनके बारे में जान रहा और अच्छी अच्छी बातें बता रहा आपको। तो कोई भी अगर अच्छी बातें बता रहा है, इसका मतलब वो पहले पढ़ लिया है। ऐसा नहीं कि प्रकृति का दिन है वो पैदा हुआ बताना शुरू कर दे, नहीं, पहले पढ़ा है, उसका अध्ययन किया तब। तो आप भी अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो जितना पेज उतना पेज लिख सकते हो। जितना नंबर का सवाल उतना नंबर का आंसर दीजिएगा, है ना। देखो, भूकंप और सुनामी के विनाशकारी के बचाव के लिए निम्नलिखित वर्णन कीजिए। चाहते तो खाली बचाव के बारे में लिख देते, लेकिन यहाँ पे सवाल 3 नंबर 4 नंबर रहेगा, तो थोड़ा सा बताना इसको कि भूकंप और सुनामी दोनों ऐसी प्राकृतिक आपदा है। दोनों कैसी आपदा है? याद करना, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है और भूकंप और सुनामी दोनों भी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। बिल्कुल, भूकंप भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से और सुनामी भी। हम लोग भूपटल पर तो रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि इसके अंदर जो है आग की लहरें चलती है जमीन के नीचे, और इन्हीं लहरों के कारण जब कंपन उत्पन्न होता है, जब टकराता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड हो जाता है, जहाँ पे बंटवारा हो जाता है, तो उस केंद्र को क्या बोलते हैं? भूकंप कहते हैं। समझ में आ रहा? यानी कि जमीन के अंदर जो लहरें चलती हैं, आग की लहरें, और उन्हीं लहरों में कंपन उत्पन्न हो जाएगा। कंपन अगर उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने के कारण जो है कंपन का केंद्र स्थल खंड हो जाता है, यानी कि जहाँ पे कंपन हो रहा, और ये दोनों बढ़ गया तो जमीन फट जाएगा। फटेगा तो क्या होगा? भूकंप हो जाएगा, और इसको बोलते हैं भूकंप। लेकिन यही काम अगर महासागर में होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सुनामी कहते हैं। तो याद रखना, भूकंप जमीन के नीचे आता है। ठीक है, ये दोनों काम जमीन के नीचे होता है, क्योंकि महासागर है यार। महासागर के नीचे तो कहीं ना कहीं तो जमीन तो रहेगा ही रहेगा ना, मिट्टी तो रहेगा, ऐसे तो नहीं पूरा पानी रहेगा। जैसे आप जमीन पे हो, तो जमीन पे है तो नीचे अगर महासागर है, नदी है, तो नदी के नीचे मिट्टी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना, बिल्कुल रहता है। तो वही उसी मिट्टी के अंदर आप अगर जमीन पर के बाहर, अगर अंदर जमीन के अंदर अगर भूकंप हो रहा, और जहाँ पे अधिकेंद्र हो जाता है, स्थल खंड हो जाता है,
तो ये क्या होगा, भूकंप कहलाएगा। लेकिन वही काम अगर महासागर के नीचे जमीन के अंदर अगर ऐसा काम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, सुनामी कहते हैं। सेम कंडीशन वहाँ भी होता है, महासागर के नीचे जमीन में भी उसी लहरें चलती है, कंपन होता है और भूस्थल हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुनामी कहते हैं। सुनामी कहाँ आती है, महासागर में। भूकंप आता है जमीन के नीचे, ठीक है, पृथ्वी पर मानो है, इसको सिंपल बोल सकते हैं, भूकंप जो आता है पृथ्वी पे आता है और ये आता है महासागर में। अब इसका उपाय देख लो, देखो उपाय मैं यहाँ पे बताया हूँ। भूकंप से बचाव के उपाय क्या है, पहला है भूकंप का पूर्वानुमान। ऐसे ही आप लोग पहले पॉइंट बनाना, अब पॉइंट को ही याद कर लेना, पॉइंट याद रहेगा तो इसे पूरा याद हो जाएगा। भूकंप का पूर्वानुमान क्या है कि भूकंप लेखी मतलब भूकंप जांचने वाली मशीन, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं ना, रिक्टर स्केल कहते हैं, तो भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप लेखी अगर यंत्र है भूकंप बताने वाला, तो भूकंप आने से पहले पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पहला हो गया बचाव का नियम। अगर पूर्वानुमान पहले बचाव समझ में आ गई कि अरे भूकंप आने वाला, चलो सब लोग सबको तैनात कर दो, सबको अलर्ट कर दो, तुरंत अलर्ट कर देगा सरकार सभी को, है ना। भवन निर्माण, भवनों का निर्माण भूकंप रोधी तरीकों से के आधार पर किया जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूकंप केंद्र, जहां भूकंप प्रभावित है, जहां भूकंप हर साल आता है तो उस केंद्र पे ऐसा होना चाहिए। जैसे कि उड़ीसा सुने होंगे, उड़ीसा तो भूकंप केंद्र बना हुआ है, तो उड़ीसा हो गया, तो उस जगह पे जो है ना एकदम भूकंप रोधी जो है भवन बनाना चाहिए। प्रशासनिक कार्य होना चाहिए। भूकंप के बाद, भूकंप अगर आ गया उसका कुछ लोग मर जाएगा, गिर जाएगा, जमीन धस जाएगा, घर धस जाएगा, तो राहत कार्य के लिए क्या करना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध जो है, विरोध दस्त, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विरोध दस्ते का गठन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो प्रशासनिक कार्य जो होगा, ठीक है, वो अपने मदद से, अपने हिसाब से कैसे जो है लोगों को मदद करता है, इस तरह के गठन दस्ते का गठन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसी का चौथा, इसी का देख लो कि गैर सरकारी संगठनों का सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी संगठन है तब भी मदद करेगा, गैर सरकारी है हाथ मुंह धो के बैठल रहेगा, ऐसा नहीं है ना, या तो गम की चादर ओढ़ के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। गैर सरकारी की प्राइवेट वाला जो है ना, उन लोगों को भी सहारा लेना चाहिए कि भूकंप आपदा से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी योगदान हो सकता है। यह संस्थाएं न सिर्फ राहत कार्य में मदद कर सकते हैं, बल्कि भूकंप के पूर्व लोगों को भूकंप विरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप से के समय तत्काल बचाव हेतु प्रशिक्षित भी कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो गैर सरकारी संगठनों का यही मदद लेना चाहिए कि ये तो खैर भूकंप के लिए बचाव तो करेगा ही करेगा, ठीक है, कार्य मदद करेगा, लेकिन भूकंप आने से पहले लोगों को पहले ट्रेन करेगा, कैसे होना चाहिए, कैसे मकान बनाना चाहिए, कैसे भूकंप आ जाए तो कैसे बचना चाहिए। अब है आपका सुनामी से बचाव। सुनामी से भी बचना जरूरी है। सुनामी से पहले तो सुनामी से बचाव के लिए तटबंधों किसको बोलते हैं, जैसे नदी है, समुंदर है, तटबंधों समुंदर है, समझ लो, है ना। सुनामी मतलब समुंदर का, तो समुंदर के पास जो जगह है, जो खाली जगह है, उसको बोलते हैं तटबंध, ठीक है। समुंदर के किनारे वाला जो जगह है तो उसको बोलते हैं तटबंध, जिसको आप सुने होंगे हिंदी उर्दू में बोलते हैं साहिल। साहिल के किनारे सुने, साहिल के किनारे में गया था, तो साहिल हुई तटबंध है। तो तटबंधों तथा मैंग्रोव झाड़ी का विकास। मैंग्रोव झाड़ी जैसे सुनेंगे पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव झाड़ी है, जिससे कि मतलब बहुत मजबूत हो जाता है मिट्टी वगैरह, है ना। तो सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए कंक्रीट के तटबंधों का निर्माण होता है। मतलब जो ये आपका महासागर है उसके चारों तरफ जो एरिया है, तटबंध जो है वो कंक्रीट के होना चाहिए। तटबंधों का मैंग्रोव झाड़ियों का विकास, तटबंधों पर मैंग्रोव झाड़ियों का भी विकास कर सुनामी के झटके को कम किया जाता है। मैंग्रोव झाड़ी का होता है, मिट्टी को कस के जकड़ कर पकड़ता है, जिससे कि सुनामी टाइप का जो आता है ना वो आपदा, उससे भी बच सकती है। नेक्स्ट, तटीय प्रदेश के लोगों को प्रशिक्षण। जो तटीय प्रदेश है यानी कि जो समुद्र के किनारे जो बसने वाले लोग हैं उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। तटीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देकर सुनामी के बाद राहत कार्यों में सामूहिक रूप से इनकी से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर सुनामी आ गया तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा तो वो तो कुछ नहीं कर पाएगा यार, वो जहाँ तहाँ जाएगा, उसको पता नहीं कि कैसे भागना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेनिंग दिया रहेगा तो प्रशासनिक कार्य वहाँ पे आएगा, प्रशासन आएगा बचाने के लिए, तो आप भी उसके साथ एकदम बचाओगे, हाथ में हाथ कांधा में कांधा मिला करके उसको भी साथ चलोगे, तो ये काम सफल हो जाएगा और आप भी बचाओगे, अपने घर वालों को भी बचा लोगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 8 सवाल बता दिया, ठीक है, 8 सवाल। इसका मैं PDF भेज दूंगा, डोंट वरी। PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन, जो चैनल का नाम है AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, बहुत सारा ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का बना हुआ है, 8 का बना हुआ, PDF ग्रुप भी बना हुआ है। तो PDF ग्रुप में जो जुड़े थे ना, और लोगो यही लोगो लगा हुआ है, जो आप लोगो देख रहे हैं ना चैनल का, वही लोगो लगा हुआ है सब में,
ठीक है। तो 2021 वाला ग्रुप है वो डिस्कस ग्रुप है, 3000 से स्टूडेंट ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और एक पीडीएफ ग्रुप आएगा ए ऑनलाइन सोल्यूशन पीडीएफ, सेम लोगो जो 2021 में लोगो रहेगा वही, जो आप चैनल का लोगो देख रहे हो वही लोगो रहेगा पीडीएफ वाला में, उसमें ज्वाइन हो जाओ। पीडीएफ मैं भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दो, कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन पीडीएफ मैं भेजता हूँ। वीडियो अच्छी लगी सब, मैं उम्मीद कर सभी लोग अपने कॉपी में इसको नोट करो और याद कर लो भाई, ठीक है, समझ के पढ़ लो, याद हो जाएगा। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और फिर अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।